हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 5 प्रोसेसेस पढ़े थे। फर्स्ट इंजेशन था, तो इंजेशन में सिर्फ क्या होता है, फूड को टेकअप करना, फूड को लेना। सेकेंड प्रोसेस है डाइजेशन। तो फर्स्ट थिंग ये याद रखना कि हमारी बॉडी के अंदर जब फूड का डाइजेशन है वो बक्कल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में जो पाचन है वो मुख गुहिका में ही शुरू हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं अपने सेकंड प्रोसेस को, दैट इज डाइजेशन। इसको पाचन भी कहते हैं। अब इसमें देखो, डाइजेशन में फूड सबसे पहले हम कहाँ पर रखते हैं, बक्कल कैविटी में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है द माउथ एंड बक्कल कैविटी, मुख तथा मुख गुहिका। उसके बाद देखो, जब आप खाना आप रखते हो मुख गुहिका में, तो आपके फूड को च्यू कौन करता है, टीथ च्यू करते हैं। तो जो टीथ होते हैं हमारे माउथ में, उनका बेसिक फंक्शन होता है फूड को च्यू करना, खाने को चबाना और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। तो अब देखते हैं हम कि हमारे माउथ में जो टीथ होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कि हमारे माउथ में जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनिन्स और इंसिजर। मोलर्स को हिंदी में बोलते हैं चर्वनक, प्रीमोलर्स को अगर चर्वनक, कैनिन्स को रदनक और इंसिजर्स को कृंतक बोलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मोलर्स के ऊपर। जो आपके बिल्कुल लास्ट में टीथ होते हैं, सॉरी बेटा आपके नहीं है, आपके पेरेंट्स के होंगे। जो बिल्कुल लास्ट वाले टीथ होते हैं, जो लास्ट में होते हैं, जैसे खाने को चबाया जाता है, पीसा जाता है जिसे खाने को, उन टीथ को कहा जाता है मोलर्स, च्यवनक। इनका फंक्शन होता है ग्रेट फूड, भोजन को पीसना। अब जो बिल्कुल लास्ट में होते हैं, उनसे पहले भी कुछ आपके बड़े बड़े टीथ होते हैं, उनको बोलते हैं प्रीमोलर्स, अगर च्यवनक। इनका काम होता है ग्रिंड एंड च्यू फूड, भोजन को चबाना और पीसना। बेसिकली ये दोनों जो हैं, इनका फंक्शन एक ही होता है, ग्रिंड एंड च्यू फूड। इनको हिंदी में हम अपनी लैंग्वेज में जाड़ भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टाइप है टीथ का वो है कैनिन्स। ये होते हैं आपके साइड वाले टीथ। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप केचप, जो टोमेटो केचप आता है ना, जब आप उस पाउच को ओपन करते हो तो आप ओपन करने के लिए कभी भी आगे वाले टीथ को यूज नहीं करते, हमेशा साइड वाले टीथ को यूज करते हो। तो उन टीथ को बोला जाता है कैनिन्स। ये किस में हेल्प करते हैं, पियर्सिंग एंड टीयरिंग। पियर्सिंग का मतलब होता है चीरना, टीयरिंग का मतलब होता है फाड़ना। तो आपको जब किसी चीज को फाड़ना होता है या किसी चीज को चीरना होता है, तो आप हमेशा ही कैनिन्स का यूज करते हो। उसके बाद 4 टाइप है टीथ की, इंसिजर्स, कृंतक। इसका काम होता है कटिंग एंड बाइटिंग। जैसे आप एप्पल को जब खाते हो तो कट करना होता है तो आगे से कट करते हो, बाइट करना होता है तो आगे से बाइट करते हो, ठीक है। तो कटिंग एंड बाइटिंग के लिए किसका यूज होता है, इंसिजर्स का। तो आप फंक्शन से लर्न कर सकते हो, जैसे कि जब टोमेटो केचप ओपन करते हो तो साइड वाले टीथ को यूज करते हो, वो कौन से होते हैं, कैनिन्स, ठीक है। जब आप किसी चीज को बाइट करना होता है, जैसे एप्पल को बाइट करना है, तो आप आगे वाले टीथ को यूज करते हो, दे आर इंसिजर्स। जब आप फूड खाते हो या एप्पल भी खाते हो, तब उसको लास्ट में आप ग्रिंड करते हो, तो कहाँ से करते हो, पीछे वाले दांतों से, तो उनको क्या बोलते हैं, प्रीमोलर्स। और जो सबसे पीछे होते हैं वो होते हैं मोलर्स। मोलर्स का काम भी सेम होता है, बट बच्चे मोलर्स जो है वो सिर्फ एडल्ट में होते हैं और वो जो बच्चे होते हैं उनमें नहीं होते। अब देखो, बेसिकली आपने सुना होगा, जब छोटे बच्चे होते हैं उनके भी छोटे छोटे दांत होते हैं, लेकिन जब वो बच्चा 6 साल का होता है तो उसके वो दांत टूटकर गिर जाते हैं, ठीक है। उनके जो वो दांत होते हैं बच्चों के, वो टेम्परेरी टीथ होते हैं, उनको मिल्क टीथ भी कहा जाता है, दूध के दांत। जब बच्चा 6-7 साल का होता है तो वो टूटकर गिर जाते हैं। उसके बाद उसके नए दांत आते हैं। वो जो नए दांत आएंगे वो होते हैं स्थायी दांत, परमानेंट टीथ, जो हमेशा तक रहते हैं। लेकिन जब वो वृद्धावस्था में, कोई भी मनुष्य जब वृद्धावस्था में एंटर करता है, जब बुढ़ापे की तरफ जाता है, तब उनके वो दांत धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो टीथ होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे जैसे हमने फूड लिया तो ये उस फूड को क्या करेंगे, च्यू करेंगे और उनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देंगे। उसके बाद हम चलते हैं कि बक्कल कैविटी में और क्या क्या होता है। तो बेसिकली टीथ का फंक्शन क्या हो गया, हेल्प्स इन च्यूइंग फूड। तो दांत क्या करते हैं, भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। अब बक्कल कैविटी के इधर यहाँ पे सलिवरी ग्लैंड्स भी होती हैं,
ठीक है, लाला ग्रंथि भी होती हैं। तो सलीवरी ग्लैंड क्या करती हैं, दे रिलीज सलीवा। जो सलीवरी ग्लैंड है, जो लाला ग्रंथि है, वो लार स्त्रावित करती है। ठीक है, अब जब हम खाना खाते हैं तो लार जो है हमारी मुख गुहिका में आ जाती है। उसके बाद क्या होगा, सलीवा क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं उस खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, सलाइवा क्या करेगा, उस कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलर वंस। तो लार का कार्य क्या होता है कि जो जटिल कार्बोहाइड्रेट जो हमने भोजन लिया है उसमें जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है, लार क्या करेगा, उस जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देगा। तो भोजन अभी तक कहाँ है, बक्कल कैविटी में ही है, लेकिन उसको चबाया जा चुका है। ठीक है, और सलीवा की हेल्प से उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट किया जा चुका है। उसके बाद बक्कल कैविटी में टंग भी होती है जी। टंग क्या करती है, जो खाना हमने चबाया है, जो च्यूड फूड है, वो उसको लार के साथ मिला देती है। दैट मीन्स टंग क्या करेगी, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ च्यूड फूड विद सलाइवा। ठीक है, चबाए हुए भोजन को लार के साथ मिलाना। तो टंग क्या करती है, जो खाना हम चबा चुके हैं उसको लार के साथ मिला देती है और बाद में उस फूड को निगलने में हेल्प करती है एंड हेल्प्स इन स्वॉलोइंग। तो अब हम चलेंगे, ये जो डाइजेशन है बक्कल कैविटी में, बस इतना ही डाइजेशन होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, बक्कल कैविटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन होगा, उसके अलावा फूड के किसी दूसरे कंपोनेंट का डाइजेशन वहाँ पर नहीं होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं कि जो फूड है वो बक्कल कैविटी से होकर कहाँ जाता है। तो अब देखो, हम फूड जो है कहाँ पर आ चुका है, बक्कल कैविटी में डाइजेस्ट हो चुका है, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट था फूड के अंदर। अब जो टंग होती है वो उसको स्वेलो में हेल्प करेगी। जब फूड को स्वेलोइंग करने में हेल्प करेगी तो आपका फूड जो है बक्कल कैविटी के बाद कहाँ आ जाएगा, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसोफेगस ग्रेसिका। तो इसोफेगस क्या होता है, इट इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर दैट टेक्स फूड टू स्टमक, कि एक लंबी पाइप जैसी संरचना है जो भोजन को आमाशय तक लेकर जाती है। इतना ध्यान रखना, इसोफेगस में फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं होता। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसोफेगस ही एक ऐसा पार्ट है जो सिर्फ फूड को बक्कल कैविटी से स्टमक तक पहुंचाने का काम करती है, जहाँ पे फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। तो अब हम चलते हैं, फूड इसोफेगस के बाद कहाँ गया, स्टमक में। तो अब हम किस पे चलेंगे, स्टमक पर चलेंगे। आप देखो बच्चे, फूड कहाँ पर आ चुका है, स्टमक में, आमाशय में। अब देखो पहली चीज, आमाशय की शेप कैसी है, इट इज जे शेप स्ट्रक्चर, जे जैसी आकृति है। उसके बाद देखो जो स्टमक की वॉल होती है, लाइक दिस वॉल, ये वॉल क्या करती है, 3 सब्सटेंसेस रिलीज करती है, 3 पदार्थों को स्रावित करती है। जो सबसे पहला पदार्थ है वो है म्यूकस, सलेशमल। ठीक है, म्यूकस क्या करता है, जो इस स्टमक की लाइनिंग है इसको अंदर से क्या कर लेगा, कवर करेगा। और किस लिए कवर करता है, ये इस आमाशय को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन देता है, ताकि जब यहाँ पर डाइजेशन हो तो स्टमक की लाइनिंग को कोई भी इफेक्ट ना पड़े। सेकंड, जो सब्सटेंस स्टमक में रिलीज होता है, जो स्टमक की लाइनिंग है जो ये रिलीज करती है, सेकंड सब्सटेंस, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो श्लेष्मल है वो आमाशय को इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाने के लिए ही आमाशय की भित्ति को अंदर से ढक देता है, ताकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो आमाशय की भित्ति को टच ना करे। क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतना स्ट्रॉन्ग अम्ल है कि अगर ये किसी भी चीज़ को टच कर दे तो उसको जला देता है। इसीलिए हमारे आमाशय को बचाने के लिए जो श्लेष्मल है वो उसको अंदर की तरफ से ढक देता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्टमक की वॉल से रिलीज होता है, आमाशय की भित्ति ही इसको रिलीज करती है। इसका क्या काम क्या होता है, जो हमने भोजन खाया अगर उसमें जीवाणु है, बैक्टीरिया है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको किल कर देता है, मार देता है। सेकंड थिंग, जो हमारा भोजन आता है वो एसिडिक नहीं होता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये जो हमने भोजन खाया है, जो यहाँ पर आया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर रिलीज होगा और उस फूड को एसिडिक बना देगा, उस मीडियम को एसिडिक बना देगा। एसिडिक बनाने का पर्पस क्या होता है, यहाँ पे तीसरी चीज रिलीज होती है जो है जठर रस, पैक्टिक जूस। ये पैक्टिक जूस बच्चे तभी काम करता है जब मीडियम एसिडिक हो। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिलीज होने का पर्पस ही यही है
ताकि यहाँ पर जो पैक्टिक जूस रिलीज होगा, जो जठर रस यहाँ पर स्त्रावित होगा, वो जठर रस काम कर सके, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर रिलीज होता है। तीसरा सब्सटेंस जो स्टमक की वॉल से रिलीज होता है वो है जठर रस, पैक्टिक जूस। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन का ब्रेकडाउन, प्रोटीन को तोड़ देना, और ये क्या करेगा? प्रोटीन को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देगा। और बच्चे ये ध्यान रखना, पैक्टिक जूस तभी काम करता है जब यहाँ पर मीडियम एसिडिक होगा, और उस मीडियम को एसिडिक बनाने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो बक्कल कैविटी थी वहां पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो चुका, मुख गुहिका में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका है, अमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन हो चुका है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन पे, क्योंकि स्टमक से फूड होने के बाद कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो स्टमक के बाद ये आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये कौन सी है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब हम चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के क्षुद्रांतरित। तो सबसे पहले देखो, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ होती है 7.5 मीटर। अगर आप आगे स्टडी करोगे तो आप देखोगे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ इसके कंपैरिजन में कम होती है, बट फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला गया है। रीज़न बता देती हूँ कि ऐसा क्यों है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये नैरो होती है। आप देख सकते हो ये वाली आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन आपकी चौड़ी होती है, ब्रॉड वाइड होती है, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो नैरो होती है। तो नैरो होने की वजह से ही इस इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन बोला गया है। तो आप देखो जो हमारा फूड है वो स्टमक से होने के बाद कहाँ आ चुका है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अमाशय के बाद कहाँ आ चुका है? क्षुद्रांत्र में आ चुका है। ठीक है, अब क्षुद्रांत्र में जब फूड चला जा चुका है तो यहाँ पर दो जो ग्रंथियाँ होती हैं, स्त्रावित ग्रंथियाँ, वो अपने रस छोटी आंत में या क्षुद्रांत्र में, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करती हैं। तो अब जो लीवर है, लीवर ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दैट पोर्शन इज लीवर। इसको यकृत भी बोलते हैं। यकृत के अंदर क्या है? एक गोल संरचना होती है जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय का काम होता है एक रस को बनाना, और उस रस का नाम होता है पीत रस, बाइल जूस। तो गॉल ब्लैडर के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है? बाइल जूस की फॉर्मेशन होती है। अब जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, जब भोजन क्षुद्रांत्र में आ जाएगा, तो लीवर से क्या रिलीज होगा? लीवर से रिलीज होगा बच्चे बाइल जूस। मतलब लीवर क्या करेगा? पीत रस को स्त्रावित करेगा। यहाँ पर जो गॉल ब्लैडर है, एक्चुअल में ये गॉल ब्लैडर ही क्या करता है? बाइल जूस को रिलीज करता है, और वो बाइल जूस को डायरेक्टली कहाँ रिलीज करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद देखो जो बाइल जूस यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होगा, उस बाइल जूस का क्या काम होगा? बाइल जूस क्या करेगा? हमारे फूड में जो भी फैट प्रेजेंट है, जो भी वसा उपस्थित है, बाइल जूस क्या करेगा? उस फैट को डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं कि ये यकृत, ये जो ग्रंथि है ये यकृत है, और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके अंदर एक गोलाकार संरचना होती है जिसको पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय पीत रस का निर्माण करता है। जब भोजन छोटी आंत में, क्षुद्रांत्र में आ चुका होता है, तब पित्ताशय क्या करेगा? उस पीत रस को क्षुद्रांत्र में छोड़ देगा। क्षुद्रांत्र में आने के बाद पीत रस क्या करेगा? हमारे भोजन में जो भी वसा होगी वो उस वसा को पाचन कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो दूसरी ग्लैंड है पेनक्रियाज, ये भी स्रावी ग्रंथि है। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अग्न्याशय। तो पेनक्रियाज क्या करती है? ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टमक के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है। इसकी जो आकृति है वो पत्ती जैसी होती है और ये अमाशय के बिल्कुल नीचे उपस्थित होती है। अब जो पेनक्रियाज है उसका काम क्या होता है? पेनक्रियाज एक जूस रिलीज करता है, उस जूस को बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, उस रस को बोलेंगे अग्नाशिक रस। तो अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशिक रस को स्रावित करता है, और अग्नाशिक रस को स्रावित कहाँ करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और रिलीज भी तभी करेगा जब भोजन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका होगा। जब भोजन क्षुद्रांत्र में पहुंच चुका होगा तभी अग्नाशय क्या करेगा? अग्नाशिक रस को वहां पर स्रावित करेगा। उसके बाद ये पैनक्रियाटिक जूस है जो अग्नाशिक रस है, उसका काम क्या है? इसका जो काम है वो है कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन। भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है, तो अग्नाशिक रस क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पाचित कर देगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस
डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन प्रेजेंट इन फूड। उसके बाद इन दोनों ने अपना काम कर दिया। फूड कहाँ पर है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके साथ साथ जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी जो ये वॉल है, ये वॉल भी क्या करती है? एक जूस रिलीज करती है और उस जूस को बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, जो शुद्रांत्र है इसकी भित्ति भी एक जूस को स्रावित करती है, उस जूस को बोलते हैं आंत्र रस। ठीक है, अब आंत्र रस क्या करता है? जो भी भोजन यहाँ पर है, कुछ डाइजेशन बक्कल कैविटी में हुआ भोजन का, कुछ डाइजेशन स्टमक में हुआ, कुछ डाइजेशन लीवर से जो बाइल जूस आया था उसने किया, कुछ डाइजेशन पैंक्रेटिक जूस ने किया। तो जो इंटेस्टाइनल जूस होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज हुआ है, वो क्या करेगा? फूड का कंप्लीट डाइजेशन कर देगा। मतलब जो शुद्रांत्र की भित्ति में से एक रस स्रावित होगा जिसको बोलते हैं आंत्र रस। ठीक है, तो आंत्र रस क्या करेगा? जो भी भोजन यहाँ पर है अभी उसका पूर्ण रूप से पाचन कर देगा, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। उसके बाद देखो जो हमारे भोजन में, फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इंटेस्टाइनल जूस आंत्र रस क्या करता है? उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ में, इसको हमारी बॉडी डायरेक्टली यूज नहीं कर पाती। ग्लूकोज सरल पदार्थ हो जाता है, इसको हमारी बॉडी इजीली यूज कर लेती है। हमारे फूड में जो प्रोटीन होता है, इंटेस्टाइनल जूस आंत्र रस क्या करेगा? इस प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। तो अमीनो अम्ल को हमारी बॉडी डायरेक्टली यूज कर पाती है, बट प्रोटीन को डायरेक्टली हमारी बॉडी यूज नहीं कर पाती। अब फैट जो है, फैट किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। हमारी जो बॉडी है वो वसा को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाती, इसीलिए इंटेस्टाइनल जूस आंत्र रस क्या करता है? इस वसा को पूर्ण रूप से वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देगा। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, शुद्रांत्र में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो पाचन की प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है? कंप्लीट। तो बेसिकली हमारे जो 5 प्रोसेस हमने पढ़े थे उसमें से 2 प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट है इंजेशन, अंतर्ग्रहण, भोजन को लेना। दूसरा है पाचन, जिसमें जटिल पदार्थ जो है सरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में हमने यही पढ़ा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या फूड डाइजेस्ट होता है। तो 2 प्रोसेस कंप्लीट हो गए। इसके आगे के जो 3 प्रोसेस बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को क्लियर कीजिए। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।